हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का री क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में जाना था, इलेक्ट्रिक सिंबल्स क्या होते हैं इसके बारे में जाना था, और फिर उसके बाद हमने आपको गैल्वेनोमीटर क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो चलो बच्चों, आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि अमीटर क्या होता है। एमीटर क्या? एमीटर, AMMETER, क्या बोलते हैं? अमीटर। अमीटर, चलो ये क्या होता है? एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, किसी सर्किट में कितनी करंट जा रही है, उस सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है, उसको हम लोग मेज़र करते हैं। ये मेजरिंग डिवाइस है और गैल्वेनोमीटर डिटेक्टिंग डिवाइस था, ये याद रखिएगा। गैल्वेनोमीटर इज अ डिटेक्टिंग डिवाइस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट while ammeter is a measuring of electric current device। ठीक है, तो लिखो, it is an instrument, it is an electrical instrument, electrical instrument it is an electrical instrument which measures the strength of electric current, which measures the strength of electric current, the strength of electric current, electric करंट इन किसमें नापता है भाई? एम्पियर्स में। किसमें मेजर करता है? इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मेजर करता है। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड in series with the circuit, ये सर्किट के साथ हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। ओके, सो दैट टोटल करंट में पास थ्रू इट। क्यों कनेक्ट होता है सीरीज में? सो दैट टोटल करंट में पास थ्रू इट, इसमें से पास हो सके, इसमें से पूरी की पूरी करंट पास हो सके, इसीलिए इसको किस में जोड़ा जाता है? सीरीज में जोड़ा जाता है। The resistance of an ideal ammeter, resistance of an ideal ammeter is कितनी होती है भाई? 0 होती है। मतलब इसमें कोई रेजिस्टेंस होता ही नहीं है। मतलब माना जाता है कि जीरो रेजिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, लेकिन माना जाता है कि एक अगर आपने एमीटर लिया हुआ है, तो एक आइडियल एमीटर लिया हुआ है तो उसका रेजिस्टेंस 0 होगा, लेकिन 0 हो नहीं पाता है। इसको हम लोग मान के चलते हैं कि मिनिमम है। ओके, तो ये हमारा समझ में आ गया आपको कि एमीटर क्या होता है भाई। ये एक करंट मेजरिंग डिवाइस है। ये हमेशा सर्किट में सीरीज में कनेक्ट होती है। क्यों कनेक्ट होती है? ताकि इसमें से सारी करंट पास हो सके। तो सारी करंट पास हो सके, इसके लिए क्या किया जाता है कि अगर एक आइडियल आपने एमीटर लिया हुआ है तो उसको माना जाता है कि इसका रेजिस्टेंस जो होगा वो 0 है। 0 हो नहीं पाता है, मान के चलते हैं मिनिमम से मिनिमम होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है?
अमीटर है, तो अमीटर कैसा होता है भाई, जैसे गैल्वेनोमीटर होता है सेम उसी टाइप का होता है। ऐसे गोल सा होगा, यहाँ ऐसा होगा, यहाँ दो ठो कनेक्ट करने के लिए वो होगा, वायर्स को कनेक्ट करने के लिए। यहाँ ऐसा स्केल बना होगा, ये 30 है, ये 30, 40, 50, 60, इस तरीके से 70 तक होगा। और यहाँ बड़ा सा ए लिखा होगा और यहाँ पॉइंटर होगा। ये पॉइंटर जिस पे जाकर रुकेगा, इसका मतलब है कि उतनी करंट उस सर्किट से फ्लो हो रही है। समझ रहे हैं आप? तो ये हमारा क्या है, अमीटर। कौन सा मीटर? अमीटर। अमीटर। कौन सा मीटर? अमीटर। अब आ जाओ, अब हम लोग बात कर लेते हैं वोल्ट मीटर की। किसकी? वोल्ट मीटर की। ये क्या होता है भाई, वोल्ट मीटर क्या होता है? इट इज़ द इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, वोल्ट में मेजर करता है, बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी भी 2 पॉइंट, इलेक्ट्रिक सर्किट के 2 पॉइंट के बीच में ये क्या मेजर करता है? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। ठीक है, तो इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which measures the potential difference in volt between two terminals, between 2 point of electric circuit, between 2 point of electric circuit। इलेक्ट्रिक सर्किट के 2 पॉइंट के बीच में ये क्या मेजर करता है? उनका बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है और किस में मेजर करता है? वोल्ट में मेजर कर सकता है, मेजर करता है। और वोल्टमीटर और अमीटर में क्या डिफरेंस है कि जैसे अमीटर का क्या होता था, उसमें नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस होता है, लेकिन इसमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है। और एक आइडियल अगर वोल्टमीटर की बात करोगे तो आप उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट माना जाता है। क्या माना जाता है? जैसे वहाँ पे अमीटर का रेजिस्टेंस, आइडियल अमीटर का रेजिस्टेंस क्या माना जाता है? 0। लेकिन एक आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट माना जाता है। ठीक है, तो a voltmeter has very high resistance. A voltmeter has very high resistance, very high resistance, and an ideal voltmeter have infinite resistance। एक आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना माना जाता है? इनफाइनाइट। और अ वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड। वोल्टमीटर, ये सब क्वेश्चंस बहुत बेसिक है बेटा और ये पूछे जाते हैं। अ वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल कनेक्ट किए जाते हैं किसके साथ? विथ द सर्किट, सर्किट के साथ, विथ द सर्किट, सर्किट के साथ हमेशा ये पैरेलल कनेक्ट किए जाते हैं। किस में कनेक्ट किए जाते हैं? पैरेलल कनेक्ट किए जाते हैं।
ओके, समझ में आ गया? चलो तो इसको नोट कर लो बच्चों। फिर अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। बहुत दर्द करता है। हो गया बच्चों? नोट कर लिया आप लोगों ने? चलो भाई, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब एक अपना मेन टॉपिक पढ़ते हैं जो कि हमें पढ़ना है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्या है भाई? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ। कौन सा लॉ? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को हम लोग पढ़ते हैं। अब ये ओम्स लॉ क्या है? ये एक जर्मन फिजिसिस्ट थे, जर्मन का फिजिक्स जानने वाला, बहुत फिजिक्स का विद्वान। क्या नाम था? जॉर्ज साइमन ओम। क्या नाम था? जॉर्ज साइमन ओम। तो इन्होंने इस लॉ की खोज की, उन्होंने इस लॉ को दिया। कौन से लॉ को? ओम्स लॉ। उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ गया ओम का लॉ, ओम का नियम। अब ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम ये कहता है कि द इलेक्ट्रिक करेंट थ्रू सर्टेन कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट होती है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब जो दो टर्मिनल्स हैं, उन टर्मिनल्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कौन? करंट होती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पर। मतलब बोला गया कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। I करंट हो गई, V पोटेंशियल हो गया, तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? V के। तो इसको आप लोग पहले लिखो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम के लॉ के अनुसार क्या है? द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू सर्टेन कंडक्टर, द इलेक्ट्रिक करंट, द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू सर्टेन कंडक्टर is directly proportional to the potential difference between its ends at a constant temperature. Its ends at a constant temperature. कांस्टेंट टेम्परेचर। देखो, इतनी बड़ी कहानी का क्या मतलब हुआ
मतलब बहुत सीधा साधा था, लेकिन इसको इतने लंबे चौड़े ढंग से इसको एक्सप्लेन किया गया। बोला गया कि ओम्स ने जो बताया, उन्होंने बताया कि किसी सर्किट में जो वायर्स होते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट, जो फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिक करंट है उस कंडक्टर वायर में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उन वायर्स के एंड्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि I जो होती है करंट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के। इतने पूरे का मतलब बस इतना ही है, इस पूरे का मतलब बस इतना ही है। अब देखो प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर ये बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, ये घटाओगे तो ये घटेगा, मतलब इसमें जो चेंज करोगे उसी के अकॉर्डिंग इसमें चेंज होगा। तो इसका मतलब I प्रोपोर्शनल टू V है, या इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं और V प्रोपोर्शनल टू I। I V के बराबर हो या V I के बराबर हो, बात तो बराबर है। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब I प्रोपोर्शनल टू V हो या V प्रोपोर्शनल टू I हो, कोई डिफरेंस नहीं है। तो जब यहाँ पे जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हम हटाते हैं, इसको प्रोपोर्शनल साइन बोलते हैं, इसको जब हम हटाते हैं तो एक अलग से कांस्टेंट जुड़ जाता है। तो अब यहाँ पे V हमने इस साइन को हटा दिया तो इक्वल टू लगा दिया, अब यहाँ हटाया इसको इक्वल टू लगाया तो एक कांस्टेंट जुड़ जाता है, और यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है वो आता है R। तो यहाँ से V इज इक्वल टू क्या मिल गया, RI या IR। V इज इक्वल टू IR where R is a proportionality constant। Proportionality constant and named as इसको क्या नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया, बोला गया ये रेजिस्टेंस है। जो अभी तक हम लोग रेजिस्टेंस करते आ रहे थे वो यही था। क्या बोला गया कि ये रेजिस्टेंस है, किसका रेजिस्टेंस है, ऑफ द कंडक्टर। ये कंडक्टर का क्या है भाई, रेजिस्टेंस है। आर क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसका नाम क्या है, रेजिस्टेंस है। किसका रेजिस्टेंस है, कंडक्टर का। ठीक है, इसका मतलब है यहां से अगर आर की वैल्यू निकालो, आर की आप वैल्यू निकालो, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन I। आर की वैल्यू क्या हो गई है भाई, V अपॉन I। अब यहाँ पे अगर आर के यूनिट की बात करें हम, किसकी बात, यूनिट ऑफ आर, यूनिट ऑफ आर। अब आर का यूनिट क्या है भाई, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। आर की यूनिट है क्या, तो देखो आर की यूनिट वही होगी, इसकी यूनिट V को हम लोग किस में नापते हैं, वोल्ट में, और I को किस में नापते हैं, एम्पियर में। तो R की यूनिट क्या हो गई, R की यूनिट हो गई वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। और इसी को क्या बोला गया, इसी को बोला गया, इसी का दूसरा नाम है वोल्ट पर एम्पियर को ही बोला गया ओम। ओम क्या है, ओम। आर की यूनिट क्या हो गई, ओम हो गई। वोल्ट पर एम्पियर, इसी को हमने क्या बोल दिया, ओम बोल दिया। इसको लिखने का तरीका ये है, ये ओम लिखा हुआ है, वो हिंदी वाला ओम नहीं जो ऐसे बनाते थे आप, ओम, ये वाला ओम नहीं है,
ठीक है, ये ओम है, ये रेजिस्टेंस का यूनिट है, रेजिस्टेंस का यूनिट है। हो गया बच्चों, तो ये ओम है। तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम ओम को डिफाइन करते हैं, ओम की डेफिनेशन बताते हैं आपको। नोट कर लिया बच्चों? अब हम लोग क्या करेंगे, जो ओम हमने पढ़ा उसको हम लोग डिफाइन करेंगे। भाई डेफिनेशन बताओ 1 ओम की। 1 ओम रेजिस्टेंस कितना होगा ये हमको बताओ। आप पूछ दे एग्जाम में डिफाइन 1 ओम, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे हमको नहीं आता। तो ऐसा नहीं कहना है, हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। चलो डेफिनेशन ऑफ 1 ओम लिखो। डेफिनेशन ऑफ 1 ओम। 1 ओम की डेफिनेशन क्या होगी उसको हम लोग डिफाइन करते हैं। तो मैंने आपको पहले से ही बता रखा है बच्चों कि डेफिनेशन को हमेशा फॉर्मूले से लिखा करो। हमने अभी बताया R की वैल्यू क्या, V/I। तो ये V की वैल्यू 1 वोल्ट और I की वैल्यू 1 एम्पियर। तो देखो अगर V/I में I को 1 ले लो, I को 1 ले लो, तो R की वैल्यू किसके बराबर आएगी? V के बराबर आएगी। तो यहाँ से इसका मतलब ये समझ में आ गया कि अगर किसी सर्किट में दो टर्मिनल्स के बीच में अगर 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही हो, अगर किसी सर्किट में टर्मिनल्स के एंड में 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही हो और उसके एंड के बीच में 1 वोल्ट का हमने पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है, तो उस सर्किट में रेजिस्टेंस कितना होगा? 1 ओम। तो इसी को लिख लेते हैं। तो लिखिएगा व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस of 1 volt is applied to the ends of conductor and a current of 1 ampere flows through it. A current of 1 ampere flows through it. उसमें से करंट कितनी फ्लो हो रही है? 1 एम्पियर अगर करंट फ्लो हो रही है, then resistance of the conductor will be 1 ohm. Then resistance of the conductor will be 1 ohm. तो रेजिस्टेंस कंडक्टर का कितना होगा? 1 ओम होगा। इसी को हम लोग 1 ओम बोलते हैं। यही हमारा 1 ओम की डेफिनीशन है। अब यहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर हमें ग्राफ खींचने का मन कर गया, ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस
डिफरेंस एंड करेंट। अगर मान लो हमको पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का ग्राफ खींचने का मन कर गया, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में ग्राफ खींचने का मन किया, तो देखो ग्राफ आता कैसा है उसको हम लोग देख लेते हैं। कि जैसे मान लो आपने क्या किया, इस पे आपने V ले लिया, क्या ले लिया V, और इस पे आपने I ले लिया, करंट ले लिया। हम यही पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में ग्राफ खींचना चाहते हैं। अगर आप ये ग्राफ खींचोगे तो ग्राफ आएगा कैसा, आपका जो ग्राफ मिलेगा वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, ऐसा ग्राफ होगा। उसका स्लोप जो होगा ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है स्लोप। ये स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट होगा। स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और यही जो स्लोप देता है, इस ग्राफ का जो स्लोप आएगा, इस ग्राफ का जो स्लोप होगा रिप्रेजेंट द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। जैसे मान लो हमने एक छोटा सा ट्रायंगल ले लिया, इसको यहाँ से यहाँ बना दिया। तो अब यहाँ से अगर इसमें देखो, इसको मान लो डेल्टा आई है और इसको मान लो डेल्टा वी है, डेल्टा आई डेल्टा वी। तो अब यहाँ पे अगर टेन थीटा अप्लाई कर दोगे, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। तो ये क्या बताता है, ये तो स्लोप देता है ना, ये टेन थीटा, थीटा का टेन ले लिया तो ये क्या बता दिया, स्लोप बता दिया, उस ग्राफ का स्लोप। और वी अपॉन आई क्या बताता है, यही तो हमारा आर था भाई। तो इसका मतलब यहाँ से एक चीज हमको मिल गया कि स्लोप ही जो होता है ग्राफ का, वी और आई के ग्राफ का पोटेंशियल और करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच जो ग्राफ होता है उसका जो स्लोप होता है वही क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। उस कंडक्टर का वही रेजिस्टेंस होगा। तो यही स्लोप किसके बराबर हो जाएगा, रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना, ये आपको क्या करना है, याद रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर हो जाता है, अरे स्लोप किसके बराबर हो जाता है, वो हमारे रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है। स्लोप ही रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है। तो ये हमारा क्या था कि ग्राफ से वी और आई के ग्राफ का जो हमारा स्लोप होगा वही हमारा रेजिस्टेंस होता है। ओके, समझ में आ गया। तो ये हमने एक चीज़ पढ़ी, हमने एक चीज़ पढ़ ली यहाँ से कि ओम्स लॉ क्या होता है। सबसे पहले हमने ओम्स लॉ को डिफाइन किया कि भैया ओम्स लॉ होता क्या है। तो ओम्स लॉ ने क्या बोला, अब ओम किसके नाम पे आया, हमने साइंटिस्ट का नाम बताया था जॉर्ज साइमन ओम। अब इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो फ्लो होने वाली जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल डिफरेंस के, उस कंडक्टर के वायर के टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ से हमने देख लिया कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ गया V इज इक्वल टू आई आर। इस R को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इस R को ही हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। और इसका यूनिट की बात की हम लोगों ने, तो यूनिट हमने बताया कि इसका यूनिट R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। तो V की यूनिट होती है वोल्ट, I की यूनिट होती है एम्पियर। तो V अपॉन आई की यूनिट हो गई वोल्ट पर एम्पियर। और इसी को एक नाम दे दिया गया क्या, ओम। इसी साइंटिस्ट के नाम पे इसका यूनिट क्या रखा गया, ओम रखा गया। इसका एक सिंबल था, सिंबल मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि ओम का सिंबल क्या होता है, ओम का सिंबल होता है ऐसे, ये ओम है। और फिर हमने देखा कि भाई जो रेजिस्टेंस होता है ये क्या होता है कि पोटेंशियल और करंट के बीच में अगर आपने ग्राफ खींचा तो उस ग्राफ का जो स्लोप होगा, उस ग्राफ का जो स्लोप होगा वही रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, उसी वही हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हमने देख लिया कि ओम्स लॉ क्या होता है
और उसके बारे में चीज़ें पढ़ ली हम लोगों ने। ठीक है, तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही बच्चों। फिर अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे तो इसके आगे की चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।